नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और हाजिर हूं क्या बोलती है दुनिया में तय वक्त के मुताबिक। और आज आपको देश और दुनिया भर की तमाम दिन भर की बड़ी खबरों से हम जो है वो तमाम रिपोर्टें देंगे। पूरी जो रिपोर्ट क्या कहती हैं, सबसे पहले आज जो बात करेंगे वो विकास दुबे की करेंगे कि विकास दुबे इनकाउंटर होगा, उसका सरेंडर करेगा या फिर उसकी होगी गिरफ्तारी। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि बाढ़ से प्रलय कहां पर आई, और आपको बताएंगे कि कोरोना संक्रमण के बीच जो किताबों में कटौती हुई है और इस पे ताजा जो रिपोर्ट आई है उस पर क्या कुछ हुआ है। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि ओली के राजनीतिक भविष्य का फैसला क्या है, उसका बेड़ा आर होगा या पार होगा। इन सारी आज की बड़ी खबरों पर आपको आज की ताजा रिपोर्ट दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कुख्यात अपराधी विकास दुबे की। जो रेड जोन की जानकारी के मुताबिक जो सस्पेंड पुलिसकर्मी है विनय तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक विनय तिवारी ने ही विकास दुबे को रेड की जानकारी दी थी, जिसके बाद ही उसने इस हत्याकांड की साजिश रची थी। और इस पर आपको दिखाते हैं आज दिन भर की सबसे बड़ी ये रिपोर्ट। यूपी पुलिस के सस्पेंड पुलिस ऑफिसर विनय तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तिवारी पर विकास दुबे को पुलिस की दबिश की जानकारी देने का आरोप है। विनय तिवारी की जानकारी देने के बाद ही विकास दुबे ने 8 पुलिस के जवानों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। बता दें कि विनय तिवारी विकास दुबे के गांव के पुलिस थाने का इंचार्ज था और कथित तौर पर विनय तिवारी ने विकास दुबे के खिलाफ दर्ज पुराने मामलों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। विकास से संबंध होने के चलते विनय तिवारी को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। ठीक इन्हीं आरोपों के चलते थाने के एक और सब इंस्पेक्टर के शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। थाना चौबेपुर में बितरू गांव में 8 पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारियों की निर्मम हत्या में विकास दुबे को पूर्व में पुलिस पार्टी के रेड के द्वारा सूचना देने के आरोप में पूर्व एसओ विनय तिवारी एवं बीट प्रभारी के शर्मा को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तमाम एविडेंस कलेक्शंस के बाद ये तथ्य सामने आया है। ये जो पुलिस रेड के बारे में पहले से सूचित करने के बाद विकास दुबे के द्वारा अपने को सतर्क करते हुए चारों तरफ से एम्बुश लगा के पुलिस वालों को मारा गया है। तो इसलिए इस कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। कोई भी पुलिस के ऊपर हमला करेगा या पुलिस के कामों में बाधित करेगा और पुलिस का जो जनता की सुरक्षा के लिए जो पुलिस अपने काम पे कर रही है, उनकी जानलेवा हमला करे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक विकास दुबे को पुलिस में से ही किसी ने मदद की थी। कथित तौर पर लेटर 3 महीने पहले पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार मिश्र की ओर से लिखा गया था, जिनकी विकास दुबे ने बेरहमी से हत्या कर दी। मिश्र ने चौबेपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी विनय तिवारी की विकास दुबे की मदद करने के बारे में शिकायत की थी। इस लेटर पर यूपी पुलिस ने कहा कि वे पत्र की जांच कर रही है, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड में ये नहीं मिला। विकास दुबे के करीब पहुंची पुलिस। वहीं दूसरी तरफ विनय तिवारी की गिरफ्तारी ऐसे समय में की गई है जब पुलिस विकास दुबे के करीब पहुंचती दिखाई दे रही है। विकास दुबे को दिल्ली के पास एक होटल में सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में देखा गया था। विकास दुबे के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक अमन दुबे को पुलिस ने बुधवार सुबह ही मार गिराया और 2 और साथियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि हत्या, अपहरण और जबरन वसूली समेत 60 मामलों में कुख्यात गैंगस्टर को गिरफ्तार करने के लिए 50 पुलिसकर्मी विकास दुबे के गांव गए थे। पुलिस के आने की जानकारी मिलने के बाद विकास दुबे ने पुलिस के रास्ते में जेसीबी खड़ी कर दी थी। बाद में विकास और उसके लोगों ने पुलिस कर्मियों पे छतों से अंधाधुंध फायरिंग की। घटना में 8 पुलिस वालों की मौके पर ही मौत हो गई और कई घायल हो गए। इसके बाद से विकास की तलाश जारी है और ये दावा किया जा रहा है कि यह पुलिस विकास दुबे के काफी करीब है। न्यूज डेस्क की स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज।
और आसमानी आफत अपना कहर बरपाने शुरू हो गई है। बाराबंकी के इस बार बाढ़ ने फिर दस्तक तक दे दी है और बाढ़ से अब तक 34 गांव प्रभावित हुए हैं। दूसरी तरफ बाढ़ की दहशत से ग्रामीणों को अब गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यहां के ग्रामीणों में बाढ़ का खौफ कितना है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट से। जलमग्न फसलें, गांवों में भरा पानी, पानी से गुजरते लोग और ग्रामीणों का सुरक्षित स्थान के लिए पलायन। ये तस्वीरें हैं बाराबंकी की। जी हां, सिरोली गोसपुर के गांव सनवा की, जहां गांव पर आई मुसीबत को देखते हुए वहां के लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि गांव में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। दरअसल बाराबंकी से होकर गुजरने वाली सरयू नदी इस बार समय से पहले ही अपना रौद्र रूप दिखा रही है। इसका कारण लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और नेपाल की ओर से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाना है। सरयू का पानी कई गांवों के अंदर प्रवेश कर चुका है और कई गांवों की फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। गांवों में दहशत का माहौल है और वो भी अनहोनी के डर से अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। अब तक बाढ़ का पानी लगभग 34 गांवों को प्रभावित कर चुका है। वहीं पलायन कर रहे ग्रामीणों ने अपना दर्द बयान करते हुए बताया कि हम सामान लेकर यहां से जा रहे हैं, क्योंकि गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है। हालांकि सरकार की ओर से जारी इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन बाढ़ का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो सामान लेके कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अब बंद चलबे बंद ले चलबे। हां हम कहे होए मैं ले चलो। तो गांव में पानी आ गया है? हां मंदा जा रहे हैं? हाँ साहब, कटान लगी, बंदा भाग रहे हैं साहब, क्या करेंगे। अच्छा, हाँ साहब। पानी अंदर आ गया गांव में आपके? हाँ साहब, आने वाला है पानी, अब देर नहीं साहब। अच्छा, तो भाग रहे हैं वहीं पे? हाँ साहब, बंद चल रहे हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई इंतजाम हुआ भी? हाँ साहब, होने वाला सभी सरकारी अब भेज रहा है, बंदा पर चल जाओ। हाँ साहब। जब इस बारे में हमने सिरोली गोसपुर के उप जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान से बात की तो उन्होंने बताया कि सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। हमारी कई बार की चौकियां हैं जो काम पर लग गई हुई हैं। हमने 200 नावों की व्यवस्था कर रखी है। जहां इनकी जरूरत होती है हम इन्हें वहां भेज देते हैं। चौकियों पर बाढ़ से निपटने के लिए हर जरूरी सामान की व्यवस्था भी की गई है। ये तहसील सिरोली गोसपुर है और ये जो ग्राम पंचायत सनावा है। यहाँ आसपास अभी हमारी आबादी सुरक्षित है, लेकिन जो कृषि क्षेत्र है आसपास वहाँ पे पानी आ गया है। इसके अलावा जो रास्ते हैं वहाँ पे भी पानी आ गया है, लेकिन आबादी अभी हमारी पूरी सुरक्षित है। एक हमारा मजरा है कहारनपुरवा, जो कि हमने पहले ही उनको विद्यालय में शिफ्ट करा दिया था। आज पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए हम लोगों ने उनको बंदे पे शिफ्ट कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, हर बार बाढ़ आती है, उसको लेकर के तमाम जो है चर्चाएं भी होती हैं, मीटिंग्स भी होती हैं बाढ़ से पहले। आपका क्या प्लान है? आपने किस तरीके की तैयारी रखी है? क्योंकि एक बड़ा ये कह सकते हैं कि ये टास्क होता है संबंधित तहसील के अधिकारियों के लिए। हम लोगों ने बाढ़ को देखते हुए हम लोगों ने बाढ़ चौकियां भी अपनी बना रखी हैं। बाढ़ चौकियों पे सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। इसके अलावा इस पूरी तहसील क्षेत्र में हम लोगों ने लगभग 200 नावें हम लोगों ने अरेंज करके रखी हुई हैं और जहां ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे नाव को लगाया जा रहा है। लेखपाल भी हमारे लगातार फील्ड में ही हैं, चौकियाँ भी एक्टिवेट हैं, डॉक्टर भी हमारे चौकियों पे तैनात हैं और जो लाइफ जैकेट्स या अन्य चीज़ें जरूरी सामान है सारे कुछ हम लोग चौकियों पर उपलब्ध करा दिए हैं। इसके अलावा इस बार हम लोगों ने 7 आश्रय स्थल भी स्थापित किए हैं। यदि कहीं हमारी किसी आबादी को कोई दिक्कत होगी तो हम। गौरतलब है कि इस बार बाराबंकी से होकर गुजरने वाली सरयू नदी पहले ही उफान पर है। इसका कारण लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और नेपाल की ओर से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी है। फिलहाल बाढ़ के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार बाढ़ से आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एनबी न्यूज के लिए बाराबंकी से मोहम्मद नजीर की रिपोर्ट। और कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहने से छात्रों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए अब केंद्र सरकार ने सीबीएसई के सिलेबस और 30% कम करने की ऐलान कर दिया है।
सीबीएसई स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने सीबीएसई कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस को 30% कम कर दिया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को ये घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सीबीएसई ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शैक्षणिक नुकसान और लर्निंग अचीवमेंट की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को 30% कम करने का फैसला लिया है। इस कटौती के बाद हटाए गए ये चैप्टर। सिलेबस में 30% की कटौती किए जाने के बाद अब कक्षा 9 की किताब से लोकतांत्रिक अधिकार का चैप्टर हटा दिया गया है। पाठ्यक्रम में कटौती के बाद अब धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद जैसे कई अध्याय मौजूदा शैक्षणिक वर्ष में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान की किताब से हटाए गए 5 अध्यायों में से एक लोकतांत्रिक अधिकार भी है। बोर्ड का कहना है कि इस चैप्टर को पूरी तरह से हटा दिया गया है। पाठ्यक्रम में सीबीएसई की ओर से की गई इस कटौती का असर 11वीं की कक्षा में पढ़ाए जाने वाले संघीय ढांचा, राज्य सरकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे अध्याय पर भी दिखेगा। सीबीएसई ने इन सभी अध्यायों को मौजूदा एक वर्ष के लिए सिलेबस से हटा दिया है। दूसरी तरफ 11वीं की कक्षा की किताबों से किसान, जमींदार और राज्य, बंटवारे, विभाजन और देश में विद्रोह पर सेक्शन, द बॉम्बे डेक्कन और द डेक्कन राइट्स कमीशन, जो कि साहूकारों के खिलाफ किसानों के आंदोलन पर आधारित है, इन सभी चैप्टर्स को हटाया गया है, जिससे छात्रों को ये चैप्टर देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा कार्यस्थल पर भारतीय संविधान के तहत आने वाले फेडरलिज्म जैसे टॉपिक, स्थानीय सरकारों की जरूरत, भारत में स्थानीय सरकार की ग्रोथ जैसे चैप्टर्स को भी 11वीं की कक्षा के राजनीति विज्ञान के विषय से हटा दिया गया है। वहीं 12वीं कक्षा की बात करें तो सीबीएसई की ओर से पाठ्यक्रम में की गई कटौती से अब मौजूदा वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था का बदलता स्वरूप, नीति आयोग, जीएसटी जैसे विषय नहीं पढ़ाए जाएंगे। घटाया गया पाठ्यक्रम बोर्ड परीक्षाओं और आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित विषयों का हिस्सा नहीं होगा। छात्रों के ज्ञान में होगी कटौती। दरअसल कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष स्कूलों के कार्य दिवस काफी कम हो गए हैं। अगस्त माह तक स्कूल खुलने की संभावना बेहद कम है, जिसे देखते हुए ही मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट के जरिए सिलेबस में 30% कटौती की जानकारी दी, ताकि छात्रों पर फाइनल परीक्षा के दौरान पड़ने वाला बोझ कम किया जा सके। हालांकि सिलेबस में कमी होने से छात्र उन अध्यायों का ज्ञान नहीं ले सकेंगे जो कि सिलेबस से हटाए जा रहे हैं। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे नेपाल और कोरोना पे नई रिपोर्ट की। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ा अपना हरनेत। सो कोरोना नाम की इस बीमारी को हराने वास्ते 3 गल्लां का जरूरी ध्यान रखना। जदों भी घर तो बाहर निकलना तो मास्क पा के निकलना, ते अपने जिहड़े हत्थ है वो वार-वार धोंदे रहना, ते एक समाजिक दूरी जिहड़ी बना के रखनी है। सो इस कोरोना के मिशन को हराने वाला जिहड़ा मिशन है, आप सारे रल के फिर ही फतेह कर सकते हैं। थैंक यू। फतेह हो पंजाबिया, फिर फतेह होगी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात अब नेपाल की। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भविष्य पर फैसला एक बार फिर से टल गया है। माना जा रहा है कि चीनी राजदूत हाओ यांकी के दबाव के कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इस बैठक को आयोजित करने से बच रही है, जिसके कारण अब बुधवार को होने वाली बैठक शुक्रवार को होगी, जिसमें ओली के भविष्य पर कोई फैसला हो सकता है। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की बुधवार को होने वाली अहम बैठक एक बार फिर टल गई है। अब ये बैठक शुक्रवार को होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजनीतिक भविष्य का फैसला होना था। ओली की कार्यशैली और भारत विरोधी बयानों के चलते उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। दूसरी ओर पार्टी के 2 धड़ों में मतभेद भी गहरा गए हैं। इन धड़ों में से एक की अगुवाई ओली कर रहे हैं और दूसरे धड़े के नेता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं। चीनी राजदूत को खुश करने में लगे पीएम ओली। वहीं ये चौथी बार है जब बैठक स्थगित हुई है। बैठक टलने की कोई वजह नहीं बताई गई है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड समेत एनसीपी के शीर्ष नेताओं ने ओली का इस्तीफा मांगा है। उनका कहना है कि ओली के हाल में भारत विरोधी बयान न तो राजनीतिक रूप से सही हैं और न ही कूटनीतिक तौर पर उचित हैं। बता दें कि ओली को बचाव के लिए चीन की राजदूत हाओ यांकी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को ओली के समर्थन में खड़ा रखा जाए, जो इन दिनों भारत के खिलाफ लगातार कई फैसले ले चुके हैं। चीन के इशारों पर भारत विरोधी बयान दे रहे ओली। वहीं ओली भी लगातार चीनी राजदूत के इशारे पर भारत के खिलाफ जहरीले बयान दे रहे हैं। उनकी कोशिश है कि भारत के खिलाफ बयानबाजी करके और कुछ अन्य कदम उठाकर चीन को खुश किया जा सकता है। इससे उनकी सत्ता बची रहेगी। चीनी राजदूत और पीएम ओली के इस खेल को अब न केवल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रचंड बल्कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा भी समझ गए हैं। नेपाल के अंदर चीनी राजदूत हाओ यांकी का विरोध। वहीं चीनी राजदूत हाओ यांकी ने जिस तरह से ओली के समर्थन में अभियान छेड़ा है, उससे नेपाल के अंदर ही उनका राजनीतिक गलियारे से लेकर सड़क तक विरोध शुरू हो गया है। चीनी राजदूत के इस कदम को नेपाल की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप माना जा रहा है और कई पूर्व राजनयिकों और राजनेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के आंतरिक सूत्रों ने बताया कि चीनी राजदूत पार्टी नेताओं को एकजुट रहने के लिए कह रही हैं, क्योंकि पेइचिंग को डर ये रहता है कि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। चीनी राजदूत का नेपाल में हस्तक्षेप। वहीं उधर नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में चीनी राजदूत हाओ ने राष्ट्रपति विद्या भंडारी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल और झालानाथ खनल से मुलाकात की है। वो भी तब जब पीएम ओली पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बढ़ता ही जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुष्प कमल दहल प्रचंड, झालानाथ खनल समेत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 44 में से 30 सदस्यों ने 30 जून को ओली को पीएम पद और पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए कहा था। हालांकि नेपाली पीएम बार बार इस्तीफा देने से इनकार कर रहे हैं और चीन के सहयोग से विपक्षी पार्टियों के संपर्क में भी बने हुए हैं। फिलहाल नेपाल में मौजूदा स्थिति क्या राजनीतिक मोड़ लेती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज।
और अब बात महामारी की। कोरोना संक्रमण के चलते WHO और अमेरिका में दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं, जिसके चलते अब अमेरिका ने पूरी तरह से WHO से संबंध तोड़ लिए हैं। इसके लिए अमेरिका ने बाकायदा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को दस्तावेज भी सौंपे हैं, जिसके बाद अमेरिका अब 1 साल के अंदर पूरी WHO से पूरी तरह अलग हो जाएगा। दुनिया में फैले कोरोना वायरस संक्रमण के बीच अमेरिका ने WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से रिश्ते तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। WHO संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी संस्था है। हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण की जड़ को लेकर अमेरिका और WHO के बीच तीखा विवाद रहा है। अमेरिका कोरोना वायरस संक्रमण के लिए चीन को जिम्मेदार मानता है, जबकि WHO का कहना है कि इस मामले में चीन ने जिम्मेदारी पूर्वक अपना रोल निभाया है। 1 साल पहले देना पड़ता है नोटिस। WHO से अलग होने के लिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को दस्तावेज सौंप दिए हैं। WHO से अलग होने के लिए नियमों के मुताबिक 1 साल पहले सूचना देनी जरूरी है। इस तरह से अमेरिका 6 जुलाई 2021 से पहले WHO से अलग नहीं हो सकता है। इसका ये भी मतलब है कि इस 1 साल के दरमियान इस फैसले को बदला भी जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस बारे में सीनेटर बॉब मेनेंदेज ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की सूचना US कांग्रेस को दे दी है। मई में ही ट्रंप ने की थी घोषणा। वहीं बता दें कि मई महीने में जब अमेरिका में कोरोना वायरस का प्रकोप चरम पर था, इस दौरान ही राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की थी कि उनका देश विश्व स्वास्थ्य संगठन से रिश्ते खत्म करने जा रहा है। अप्रैल में ट्रंप ने WHO की फंडिंग पर लगाई थी रोक। वहीं इससे पहले ट्रंप ने अप्रैल में ही WHO की फंडिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बाद उन्होंने WHO को पत्र लिखकर इसमें संगठनात्मक सुधार की मांग की थी। बता दें कि अमेरिका WHO को सबसे ज्यादा फंड देने वाला देश है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका लगभग $400 मिलियन हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन को देता है। कोरोना के लक्षण पहचानने में नाकाम रहा WHO। दरअसल ट्रंप और उनके सहयोगी WHO की ये कहकर आलोचना कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होने के बावजूद भी WHO कोरोना के शुरुआती लक्षण पहचानने में नाकाम रहा। इसकी वजह से ये बीमारी पूरी दुनिया में फैली। गौरतलब है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना प्रभावित देश है। यहाँ लगभग 31 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। और अब बात करेंगे उस महामारी के बीच उस भयानक रिपोर्ट की जिसने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। MIT के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ा और भयानक दावा किया है। MIT के मुताबिक साल 2021 के फरवरी माह में भारत में हर रोज 2,87,000 मामले सामने आएंगे। ये दावा उन्होंने कोरोना वायरस पर की गई अपनी स्टडी के आधार पर किया है। क्या कहती है ये रिपोर्ट, आइए आपको भी बताते हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन अगर अगले साल की शुरुआत तक हाथ नहीं आई तो भारत बेहद बुरे दौर से गुजर सकता है। MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं के मुताबिक इन हालातों में फरवरी 2021 से भारत में कोरोना वायरस से 2.87 लाख मामले प्रतिदिन दर्ज हो सकते हैं। ये स्टडी उन 84 देशों की टेस्टिंग और केस डेटा पर आधारित है जो विश्व की कुल आबादी का 60% हिस्सा है। MIT के शोधकर्ता हाजिर रहमनाद टिवाइलिम और जॉन स्टेमन ने इस
निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि SCIR मॉडल यानी स्टैंडर्ड मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल किया है। संक्रमण के रोगों का पता लगाने के लिए एपिडेमियोलॉजिस्ट इस मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि इलाज न मिलने की वजह से दुनिया भर के कुल मामलों की संख्या 2021 में मार्च से मई के 20 से 60 करोड़ के बीच हो सकती है। अगले साल की शुरुआत तक कोरोना संक्रमण के चलते भारत में सबसे ज्यादा बदतर हालात होंगे। भारत के बाद फरवरी 2021 के अंत तक अमेरिका में 95,000 केस प्रतिदिन, दक्षिण अफ्रीका में 21,000 केस प्रतिदिन और ईरान में 17,000 केस प्रतिदिन आने के संकेत हैं। इस शोध में 3 बेहद खास परिदृश्यों पर ध्यान रखा गया है। पहला, मौजूदा टेस्टिंग रेट और उसका प्रभाव क्या होगा। दूसरा, अगर 1 जुलाई 2020 के बाद से टेस्टिंग रेट में 0.1% इजाफा होता है। तीसरा, अगर टेस्टिंग मौजूदा स्तर पर ही रहती है लेकिन संपर्क दर का जोखिम 8% होता है, यानी एक संक्रमित व्यक्ति कम से कम 8 लोगों को संक्रमित करता है। ये मॉडल कोविड-19 के शुरुआती और आक्रामक परीक्षण के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि इस मामले काफी तेजी से बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि टेस्टिंग में कमी या देरी आबादी के लिए ज्यादा घातक साबित हो सकती है। पहले सिनेरियो में मॉडल ने 84 देशों में 1.5 अरब से ज्यादा मामले बढ़ने की संभावना व्यक्त की है, जबकि दूसरे सिनेरियो में अगर 0.1% प्रतिदिन के हिसाब से बढ़े तो संख्या 1 अरब 37 करोड़ होगी। अध्ययन कहता है कि इन दोनों परिस्थितियों में सितंबर-नवंबर 2030 तक नए केस काफी ज्यादा हो जाएंगे। कुछ देशों खासकर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अमेरिका में ही अपर्याप्त उपायों के चलते लाखों केस होंगे। इसके विपरीत बचाव के उपायों में नीतिगत परिवर्तन के बीच भी बड़ा अंतर आ जाएगा। वहीं अगर टेस्टिंग रेट मौजूदा गति के हिसाब से चलता रहा और कॉन्टैक्ट रेट 8 तक सीमित रहा तो तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच भारी गिरावट भी आ सकती है। तीसरे सिनेरियो के अनुसार कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों की संख्या वैश्विक स्तर पर 60 करोड़ तक हो सकती है। अध्ययन ये भी कहता है कि भविष्य के परिणाम टेस्टिंग पर काम और बीमारी के प्रसार को कम करने के लिए समुदाय और सरकारों की इच्छा पर अधिक निर्भर है। गौरतलब है कि भारत में बुधवार देर शाम तक अगर कोरोना मरीजों की बात करें तो यहाँ 7.54 लाख से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि वायरस की चपेट में आने वाले करीब 21,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा अगर रिकवरी रेट की बात करें तो ये बढ़कर 61% से ज्यादा हो गया है और देश में इलाज के बाद 4.65 लाख मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं, जबकि अभी भी 2.69 लाख एक्टिव केस हैं। हालांकि अगर रिकवरी रेट तेजी से बढ़ता रहे तो भारत में भी जल्दी ही कोरोना से मुक्ति पाई जा सकती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। क्या बोलती दुनिया में आपने देखा कि किस तरह से महामारी के बीच क्या कुछ हो रहा है। महामारी के बीच आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और क्या बोलती दुनिया में आज बस इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।